Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. And in today's session we will continue our previous lecture, that is RC coupled amplifier. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो RC coupled amplifier का ही पार्ट जो है, that is सेकंड पार्ट होगा आज, RC coupled amplifier and that is part 2। ठीक है, तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देख रखा वहां से देखो, उसके अंदर हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या चीज़ है, ठीक है, आफ्टर दैट कपलिंग डिवाइस क्या है, उसकी क्या नीड है, ठीक है, एंड वर्किंग और जो सर्किट एनालिसिस था आरसी कपल्ड का वो हमने पार्ट 1 के अंदर किया था। आज हमने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो यहाँ पे स्टडी करनी है कि आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो किस टाइप की आएगी। ठीक है, तो देखिए क्लियर है। तो पार्ट 1 जो है बच्चे वो ध्यान से देख लीजिए, ये दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बीएससी फिजिक्स का। तो देखिए मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वो आपको इस फिगर के अंदर शो कर रखी है। ये जो फिगर है आपके दिस वन, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है। ठीक है, दिस वन दैट इज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कर्व है दिस वन, इसको सपोज करो, चलो हम नंबर दे देते हैं। ये आपके पास फर्स्ट जो फिगर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपके पास क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ जो हम स्टडी कर रहे हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम दिस डायग्राम कि आपका जो वोल्टेज गेन है ना वो देखो, दैट इज वोल्टेज गेन जो है वो ड्रॉप्स ऑफ एट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, लो और हाई फ्रीक्वेंसी पे वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखो, जो ये है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी से अगर आप नीचे देखते हो तो आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है वो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, ये इस साइड वोल्टेज गेन है और इस साइड आपके पास क्या है, दिस वन इज योर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होती है ना, ये एक्चुअली ग्राफ होता है बिटवीन द वोल्टेज गेन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं। तो 50 हर्ट्ज से नीचे देखते हो तो आपका वोल्टेज गेन डिक्रीज हो रहा है, नीचे वाली साइड आ रहा है। एंड 20 किलो हर्ट्ज से अगर आप ऊपर देखते हो तो आपका जो वोल्टेज गेन है वो स्टिल क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो आपका वोल्टेज गेन है ना वो ड्रॉप्स होगा लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्या होगा, आपका वोल्टेज गेन होगा ड्रॉप। ठीक है, अच्छा आफ्टर दैट देखिए, अगर हम ये जो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है फ्रीक्वेंसी की, अगर ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मिड फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है कि इस 50 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर हो और 20 किलो हर्ट्ज से कम हो, तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ये बिल्कुल क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज गेन इज यूनिफॉर्म आवर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व क्या होती है बच्चे, किसी भी एम्पलीफायर के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होती है वो उसके वोल्टेज गेन और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल था उन दोनों के अंदर एक ग्राफ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, फॉर दिस एम्पलीफायर द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व इज शोन इन दिस फिगर, जिसको हमने नंबर 1 से मार्क कर रखा है। ये जो आपकी फिगर है जो आपको दिखाई दे रही है, दिस वन इज योर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, एक सेक्शन तो आपका कौन सा है कि ये 50 किलो हर्ट्ज से क्या है, लेसर है उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, यहाँ 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर है, यहाँ फिर ये सेशन आएगा। ठीक है, तो कुल कितने सेशन हो गए, एक तो ए सेशन बना, एक ये बी है और ये आपका सेंटर वाला क्या है, सी है। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 3 सेशंस वन बाय वन कि वोल्टेज गेन जो है ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए जो है आपका वोल्टेज गेन जो है लो फ्रीक्वेंसी के लिए पहले वो स्टडी करेंगे कि आपका लो फ्रीक्वेंसी के लिए जो गेन आएगा, दैट मींस यहाँ पे देख लो ये 50 किलो हर्ट्ज है, लो फ्रीक्वेंसी इससे लेसर आएगी, ये आपका ए सेशन है फर्स्ट वाला। ठीक है, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम, यहाँ इसको 1 मान लो, चलो ठीक है, दिस वन इज योर फर्स्ट सेशन है, इसको मान लो। और यहाँ पे हमें पता है कि वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज गेन ड्रॉप हो रहा है। ठीक है ना,
कि अगर 50 किलो हर्ट्ज से नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी तो ये वोल्टेज गेन जो वोल्टेज है वो क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है। यहाँ पे सेंटर में यूनिफॉर्म है, ये आपके पास यूनिफॉर्म है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेशन है ना, सेशन 1 जिसको हमने मार्क किया है, इसकी हमने स्टडी करनी है। लेस देन 50 हर्ट्ज से क्या होगा, तो देखो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, दैट इज दिस वन एट लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है लेस देन क्या है, दैट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस 50 हर्ट्ज से नीचे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉट मोर देन 50 हर्ट्ज, लेस देन 50 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे लो है, ये तो चीज क्लियर है। दैट इज व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लो, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लो, 50 हर्ट्ज से नीचे की बात कर रहे हैं तो इट मींस फ्रीक्वेंसी लो होगी, यही तो चीज है ना। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी लो है तो इस कैपेसिटर को देखो, ये वाला जो सी था आपके पास, जिसको हमने क्या नेम दे रखा है, दैट इज योर कपलिंग कैपेसिटर। अब हमें पता है, आपको जो रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला याद होगा कि जो रिएक्टेंस होता है कैपेसिटर का, वो आपके पास क्या होता है, जो एक्स सी होता है, या एक्स सिंपल लिख लो, जो एक्स होता है आपके पास, रिएक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, 1/2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी आ गया और साथ में कैपेसिटेंस आ जाएगा उसका जो है। ठीक है, अब अगर एफ की वैल्यू लो है तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स जो है वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के। तो अगर एफ की वैल्यू लो है, ये अगर लो है तो एक्स क्या होगा, हाई होगा ना। इट मींस एक्स क्या होगा, एक्स इज लार्ज, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी लार्ज। ठीक है, ये तो सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है रिएक्टेंस का, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वेरी लो है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट मींस अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज लो है तो आपके पास रिएक्टेंस कौन सा है, एक्स सी की बात हो रही है। सी दैट मींस ये वाला जो कपलिंग कैपेसिटर है ना, इसकी बात हो रही है। इट मींस दैट इज वेरी हाई। तो ये इसका जो एक्स सी है, दैट मींस इसकी जो रिएक्टेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज है। अगर लार्ज है तो इट मींस वो यहाँ से जो सिग्नल था ट्रांजिस्टर 1 से ट्रांजिस्टर 2 के बेस में जाएगा, उसका कुछ पार्ट नहीं जाएगा। ठीक है, दैट मींस सिर्फ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिग्नल विल पास फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज। ये तो सिंपल ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है ना, तो इट मींस ये जो सिग्नल है आपके पास उसको यहाँ से पास आउट नहीं होने देगा। ठीक है, कम सिग्नल पास होगा आपका, तो कम सिग्नल पास होगा, तो सिग्नल अगर कम पास होता है तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा बच्चे, दैट मींस योर वोल्टेज गेन विल ड्रॉप्स। तो वो हमें इस फिगर से पता चल रहा है कि वोल्टेज गेन क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये लो फ्रीक्वेंसी पे आपका वोल्टेज गेन क्या है, कम है। ठीक है, क्लियर है, तो ये इतनी चीज तो क्लियर होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब इसके साथ एक सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, ऑल्सो सीई जो है आपके पास, जो बाईपास कैपेसिटर था, जिसको हम ये वाला जो कैपेसिटर है जिसको हम बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं, ये कैपेसिटर क्या है, दिस कैन नॉट शंट आर ई इफेक्टिवली। ये जो आर ई जो आपके पास रेजिस्टेंस है ना, एमिटर रेजिस्टेंस है, उसको ये शंट नहीं कर रहा इफेक्टिवली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शंट, शंट का मीनिंग क्या है बच्चे, शंट का मीनिंग होता है टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा पाथ। ठीक है ना, अब एक्स्ट्रा पाथ क्या है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड नहीं करवा रहा। अब देखो, इस सीई का रिएक्टेंस ज्यादा है तो यहाँ से सिग्नल पास नहीं होगा, सिग्नल को स्टिल किससे पास करना होगा, इस रेजिस्टेंस से ही पास करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि जो सिग्नल है वो इससे पास हो जाए, इस कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास हो जाए, तब उसको हम बोलेंगे कि इस कैपेसिटर ने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, शंट कर दिया। दैट मींस उसने एक एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अब इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सीई है इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज वेरी लार्ज है, हमने देख लिया इसकी वैल्यू लार्ज है, तो इसीलिए ये इसको शंट नहीं करेगा। तो नहीं शंट करेगा तो भी वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो इन दो रीजंस के कारण, जो एक आपका रीजन नंबर 1 था ये वाला, एंड दिस इज योर रीजन नंबर 2, इन दोनों के कारण आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपका गेन आएगा, ऊपर देखो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका ये गेन क्या था, डिक्रीजिंग गेन था, गेन आपके पास क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा, किसी बच्चे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज योर लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास ये किस वे से बिहेव करेगा, तो ये आपके पास लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,
तो मेनली बस ये 2-3 कैपेसिटर हैं यहाँ पे जिनके बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। 3 कैपेसिटर हैं, एक तो ये आ गया, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर है, ये कपलिंग कैपेसिटर है और ये इनपुट वाला कैपेसिटर है, बस इनके बारे में ही बात करनी है, ठीक है। अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग हम बातें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सी इनपुट की हमने डिस्कशन नहीं किया, देयर इज नो नीड टू डिस्कस दैट, ठीक है ना। तो वोल्टेज गेन फॉल कर रहा है वो हम अलग वे से भी शो कर सकते हैं, तो वो हमने शो कर दिया। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर एक कैपेसिटेंस को यहाँ पे लिखोगे कि इसके कारण क्या हो रहा है, सेकंड के कारण क्या है, थर्ड के कारण क्या है। तो ओवरऑल सम अप हमने कर लिया। सम अप हमारा यही है कि आपके पास जो इसके कारण आपके पास जो ओवरऑल जो गेन होगा वो क्या करेगा, ड्यू टू दीज टू रीजन वोल्टेज गेन क्या करेगा, फॉल करेगा। एंड दीज टू रीजंस आर, one is this coupling capacitor having large reactance and one is a CE, this is bypass capacitor and also having a large capacitance। इन दोनों का जो रिएक्टेंस था वो लार्ज था, तो इसीलिए क्या हो गया, इस CC ने क्या किया, इसने तो वेरी स्मॉल सिग्नल को पास आउट किया, इस CE ने बिल्कुल नहीं पास आउट किया। जहाँ वेरी स्मॉल सिग्नल पास किया तो सारा सिग्नल किससे पास होगा, इस RE से पास होगा, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा सिग्नल होगा तो आउटपुट के अंदर सिग्नल आपको कम मिलेगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण। तो दैट इज वाई आपका वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, दैट विल ड्रॉप, ठीक है। तो ज्यादा जस्ट यही है इसके अंदर, इसको अच्छे ढंग से कर लो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये हमने फर्स्ट सेक्शन के अंदर देख लिया। अब सेकंड जो है आपके पास, सेकंड वन है एट हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो अब हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या है, ये देखो मेरे पास दिस वन। अब ये तो हमने कर लिया, वन जो था ये हमने स्टडी कर लिया। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज से हम बात कर रहे हैं, इससे ग्रेटर की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रीजन नंबर सेकंड है। और रीजन नंबर सेकंड में आप देख सकते हो, इसमें भी क्या हो रहा है, आपका जो वोल्टेज गेन है वो क्या कर रहा है, फॉल ही कर रहा है, ठीक है। तो अब फिर इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि ये जो वोल्टेज गेन है ये कैसे फॉल करेगा, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। अगेन देखो मेरे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ना इस डायग्राम के अंदर हम पहले कपलिंग कैपेसिटर की ही बात कर रहे हैं, दिस वन दैट इज योर कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। अभी हमने किया था कि जो x होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/2 पाई FC। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, इट मींस यहाँ से x की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f। और ये x किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस CC की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसका डिस्कशन चल रहा है, CC, जो ये कपलिंग कैपेसिटर है ना इसकी बात हो रही है, XCC की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं अलग वे से यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो डिस्कशन चल रहा है वो XCC का डिस्कशन है, XCC, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज है, वेरी लार्ज है। अगर ये फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी तो इट मींस आपके पास जो XCC होगा वो क्या आएगा, दैट इज वेरी स्मॉल आएगा, बिल्कुल ही क्या आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। स्मॉल आएगा, या आप बोल सकते हो दैट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होगा। जो आपके पास XCC है, ये जो आपके पास कपलिंग कैपेसिटर है, ये क्या आएगा, इसके कारण जो इसका जो रिएक्टेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा जीरो। ये तो चीज क्लियर होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, अब ये हमने देख लिया कि इसका कपलिंग कैपेसिटर, इसका रिएक्टेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दोबारा देखो, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई, आपके पास जो रिएक्टेंस है वो मेरे पास क्या आएगा, देखो दैट इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंस ऑफ CC इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब स्मॉल आएगा। अब देखो, अब ये चीज अच्छे ढंग से देख लेना बच्चे, अगर ये स्मॉल आएगा तो क्या होगा। अब देखो, अब हमने ये देख लिया कि ये जो कपलिंग कैपेसिटर है इसकी जो दैट इज इसकी रिएक्टेंस बिल्कुल स्मॉल होगी। अब स्मॉल का मतलब क्या है, ये जो भी सिग्नल के अंदर अपोज वगैरह कर रहा था वो बिल्कुल स्मॉल हो गया। अब यहाँ कंसीडर कर लो जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो होने का मतलब क्या है, देखो अगर हम इसको मान के चलें कि ये जो इसका रिएक्टेंस है वो बिल्कुल जीरो ही हो चुका है, तब बच्चे इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ये जो आपके पास यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है ना वो यहाँ से बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, आप मान के चलो कि कैपेसिटेंस वहां पे जो कैपेसिटर है वो है ही नहीं, ठीक है। और आपके पास ये जो दो वायर्स हैं वो डायरेक्टली क्या हो चुकी हैं, ज्वाइन हो चुकी हैं, इस वे से डायरेक्टली वायर्स आपकी क्या हो चुकी हैं, इस वे से ज्वाइन हो चुकी हैं, ठीक है। तो इट मींस यहाँ पे आपके पास क्या है, ये जो आपका पॉइंट था दिस वन और ये जो आपका पॉइंट था, दोनों डायरेक्टली ज्वाइंट हो गए। ये देखो यहाँ से इस वे से ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, डायरेक्टली ज्वाइंट हो गए।
तो इस चीज को क्या बोलते हैं, जब जो दो आपके जहां आपके पास जो भी पाथ था वो बिल्कुल स्ट्रेट ही हो जाए, ठीक है ना, वो जो आपके पास बिल्कुल आपके पास जो ये कैपेसिटर है ये रिमूव हो गया यहाँ से, इस टाइप के बिहेवियर को हम बोलते हैं कि सर्किट जो आपका सर्किट है उसका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि सारा सिग्नल एकदम से उसी में से पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जैसे ही आपका जो रिएक्टेंस है बिल्कुल स्मॉल होगा, दैट इज वेरी स्मॉल, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है वो डायरेक्टली इसके साथ लिंक्ड हो गया, इसके अंदर से जो कैपेसिटर था वो चला ही गया, क्योंकि वो अपोज तो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं ये दोनों पॉइंट। तो इट मींस वो कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब क्या होगा, अब इस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने के कारण क्या होगा, जो आपके पास आरसी है ना, दैट इज द लोड रेजिस्टेंस किसका, T1 का, T1 का मतलब है फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, ये जो है ना आरसी दिस वन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इज इन पैरेलल विद द वोल्टेज डिवाइडर, जो आपके पास सर्किट है उसके साथ ही हो जाएगा पैरेलल के अंदर। ये जो सर्किट है ना आपके पास, ये वाला R1 जो है, ये R1 R2 के साथ पैरेलल में कंसीडर कर लो, या RC R1 के साथ पैरेलल में हो चुका है। तो ये सिचुएशन आ जाएगी जब यहां से आपका जो ये सीसी था ये बिल्कुल ही शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट मींस इस सीसी का रिएक्टेंस बिल्कुल जीरो हो गया। तो जीरो होने के कारण आपके पास क्या है, अगेन देखो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि अगर ये आपके पास कैपेसिटर था, ये आपके पास कोई वायर थी, इसके अंदर हमने ऐसे कैपेसिटर लगा रखा था, लेकिन अब इसकी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास जीरो। तो जीरो होने का मतलब क्या है, ये वायर आपके पास यहाँ से कैपेसिटर चला गया, सेंटर में आपके पास क्या होगा, ये जो वायर है आपके पास वो डायरेक्टली ही ज्वाइन हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो आपके पास वायर है दिस वन, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस पोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी सिग्नल है एकदम से यहाँ से पास हो जाएगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीनिंग है शॉर्ट सर्किट का, ठीक है। तो अब वो अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसके कारण क्या हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके कारण क्या हुआ, ये जो आपके पास आरसी था ना, दिस वन, दिस लोड रेजिस्टेंस ऑफ T1, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, इसका जो आपके पास था वो किसके पैरेलल हो जाएगा, इस R1 के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पैरेलल होने के कारण क्या होगा, सपोज करो ये आरसी आपके पास 2 ओम था, ये R1 जो था ये भी आपके पास 2 ओम था, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास आरसी जो था T1 के लिए जो आरसी था, लोड रेजिस्टेंस था, वो था आपके पास 2 ओम, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जब वो शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट इज जब कैपेसिटर जो है आपके पास वो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर शो कर रहा है, तब आपके पास जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आया दैट मींस आर इफेक्टिव आएगा, दैट इज आर इफेक्टिव जो आएगा वो देखो क्या आएगा, वो आएगा अब आरसी और R1 दोनों हो गए पैरेलल, ठीक है। पैरेलल हो गए तो लोड रेजिस्टेंस इफेक्टिव निकालो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 ओम है, सेकंड की वैल्यू भी 2 ओम है, तो एलसीएम वगैरह लो, ऊपर क्या आ गया 2 डिवाइड बाय 2, तो कट गया, आंसर क्या आ गया मेरे पास 1 डिवाइड बाय n, 1 आ गया। तो R इफेक्टिव की वैल्यू इसको रिवर्स करोगे तो R इफेक्टिव क्या आ गया, R इफेक्टिव आपके पास आ गया 1 ओम, ठीक है। तो देखो पहले वो 2 ओम था, लेकिन अब R इफेक्टिव कितना हो गया, 1 ओम हो गया। इट मींस आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब डिक्रीज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, वो हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज नोन एज द लोडिंग इफेक्ट ऑफ द सेकंड स्टेज, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेज ने क्या किया, फर्स्ट स्टेज का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस था वो कर दिया डिक्रीज। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मींस आपके पास क्या होगा, इट मींस ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इट मींस इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ T1 विल बी डिक्रीज। इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ये देखो अभी मैंने शो किया है, पहले 2 ओम था और अब कितना होगा, ये 1 ओम हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है किसके कारण, T1 का जो है वो डिक्रीज हो गया ड्यू टू दिस सर्किट दैट इज योर T2, उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इट मींस लोडिंग इफेक्ट ऑफ स्टेज सेकंड विल इंक्रीज, ये हमने कल डिस्कस किया था, आई होप सो क्लियर होगा, ठीक है। जब सेकंड ट्रांजिस्टर के कारण फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लोड रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उसका गेन डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब आपके पास लोड रेजिस्टेंस जो था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो गया, इट मींस लोडिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, इट मींस वोल्टेज गेन क्या हो गया, इट मींस योर वोल्टेज गेन विल फॉल्स, ठीक है। आपका वोल्टेज गेन क्या करेगा, फॉल करेगा। तो ये हमारे पास रीजन है कि इस
हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर आपका जो वोल्टेज गेन है वो क्यों फॉल करेगा, उसका हमारे पास रीजन क्या था, ये था। दोबारा देख लो इसके अंदर क्या हुआ है, ठीक है, शॉर्ट के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो कपलिंग कैपेसिटर था, इसका जो रिएक्टेंस था, जो आपके पास x की वैल्यू थी वो लगभग थी 0। तो ये शॉर्ट हो गया, ये बिल्कुल डायरेक्टली ज्वाइन हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हो गए, तो लिंक होने के कारण ये जो RC है और ये जो R1 है ये दोनों पैरेलल हो गए। अब पैरेलल होने से क्या होगा, ये जो RC जिसकी पहले वैल्यू हमने मान के चलो 2 ओम थी, बाद में वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1 ओम। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो बच्चे वोल्टेज भी तो डिक्रीज हो जाएगा ना, ये हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि लोडिंग फैक्ट आ गया। लोडिंग फैक्ट क्या है, लोडिंग फैक्ट का मतलब है बच्चे कि ये आपका ट्रांजिस्टर T1 है, ये आपका ट्रांजिस्टर T2 है। इस T2 के कारण इस T1 का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे पहले 2 था, बाद में क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसीलिए इसका गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन भी क्या करेगा, वोल्टेज गेन फॉल्स। तो ये वोल्टेज गेन फॉल करेगा। तो सेकंड रीजन के अंदर देखो, सेकंड रीजन के अंदर भी आपके पास जो वोल्टेज गेन है वो फॉल ही आ रहा है ना। देखो ऊपर वाला डायग्राम क्या है, दिस वन। सेकंड रीजन के अंदर आपके पास ये देखो वोल्टेज गेन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वोल्टेज गेन फॉल ही तो हो रहा है ना सेकंड रीजन के अंदर। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर जाओगे, यहाँ पे जाओगे, तो आपका गेन क्या कर रहा है, आपका गेन हो रहा है फॉल। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए। अब पार्ट डिस्कस करना है ये सेंटर वाला जो है, थर्ड वन पार्ट है, दैट इज योर मिडल फ्रीक्वेंसी जो रेंज है, इसको डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर होगा। हाँ जी, अब देखिए अब क्या है हमारे पास, अब थर्ड जो है हमने वो डिस्कशन करना है। थर्ड देखिए, ये है थर्ड, दैट इज द मिड फ्रीक्वेंसी रेंज जो है। मिड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हमने वन पार्ट डिस्कस कर लिया, हमने सेकंड पोर्शन भी डिस्कस कर लिया। अब हमने करना है ये जो थर्ड पोर्शन है सेंटर वाला, दैट मीन्स इस 50 किलो हर्ट्ज से तो ग्रेटर हो और इस 20 किलो हर्ट्ज से लेसर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन क्या है, दैट इज 20 हर्ट्ज, एंड लेस देन क्या है, दैट इज 20 किलो हर्ट्ज से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अच्छा अब देखिए, अब ना इसके अंदर हमने दो डिस्कशन करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज गेन है, वो आपका कांस्टेंट रह रहा है। देखो सेंटर रीजन के अंदर क्या है, यहाँ इससे ऊपर आपके पास वोल्टेज जो है इस रीजन के अंदर बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अब इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, देखो इससे पहले हमने कहीं पर भी ये जो इनपुट आपका जो रेजिस्टेंस था, इनपुट सॉरी कैपेसिटर था, उसका डिस्कशन नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, देखो ये वाला जो है सी इनपुट जो है ना, इसको देखो, हमें पता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी पहले क्या है, यहाँ पे चलो 50 हर्ट्ज ले रखी है, सॉरी ये आपके पास 50 हर्ट्ज जाएगी यहाँ पे, दैट इज 50 हर्ट्ज से ग्रेटर आएगी। ठीक है, एंड लेस देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास क्या है, मैं सी इनपुट की बात कर रहा हूँ, दिस कैपेसिटर जो है इसकी बात कर रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग में देखो, जब आपके पास 50 किलो हर्ट्ज पे थे आप, यहाँ मान के चलो आप कहीं यहीं पर यहाँ पर थे, तो इसको मान के चलो ये आपके पास जो थी वो 20 किलो हर्ट्ज थी। ठीक है, और सॉरी 20 हर्ट्ज ओनली। आपने क्या किया, 20 हर्ट्ज से ग्रेटर जा रहे हो, दैट मीन्स आपने 20 को 21 किया। ठीक है, आपने क्या किया, 20 हर्ट्ज को 21 में चेंज किया, दैट मीन्स आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, हमें पता है कि x क्या होता है, वो होता है 1/2 पाई एफ सी। अगर f इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा ना बच्चे। इट मीन्स आपके पास जो x है, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस इनपुट वाले की बात कर रहा हूँ, दिस वन। तो x जो होगा c इनपुट का, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा डिक्रीज। वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, आपके पास जो x c इनपुट है, जो रिएक्टेंस है c इनपुट का, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज होने का मतलब क्या, देखो अगर इसका रिएक्टेंस डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल पास होगा, तो यहाँ पे इस बेस के ऊपर जो आपके पास जो करंट है, कौन सा बेस करंट होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज मोर करंट एट द बेस ऑफ द T1। तो T1 जो है ये आपका फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, इसके बेस के ऊपर ज्यादा करंट होगा। तो ज्यादा करंट होगा तो गेन भी तो ज्यादा होगा ना, यहाँ पे आउटपुट के अंदर जो गेन आएगा वो भी फिर क्या आएगा, गेन ऑफ T1 क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स अब
जैसे जैसे 20 से 21 करोगे, 22 करोगे, 25, 30, 40, 60 करोगे तो आपके पास क्या होगा, गेन आपके पास कंटिन्यूसली इंक्रीज कंडीशन के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर तो कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पे तो हमने ये शो कर दिया कि सी इनपुट के कारण ड्यू टू दिस दिस दैट इज योर सी इनपुट, इसके कारण आपके पास गेन क्या हुआ है, इसके कारण जो आपका गेन है ए वो क्या हुआ है, वो हुआ है इंक्रीज। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने बात करनी है इस सी की बात करनी है, इसके कारण गेन का क्या होगा, ठीक है। तो अब इसका डिस्कशन करना है, वो देखो मेरे पास क्या होगा, ये मैं जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से चीजें रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बहुत टाइम करवा दिया कैसे ये x की वैल्यू क्या होती है, अगर ये इंक्रीज होगा तो x आपके पास डिक्रीज होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज है, तो अब इसमें कंफ्यूजन तो कोई नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि अब इसका गेन इंक्रीज हो रहा है, किसके कारण, इस सी इनपुट के कारण गेन इंक्रीज हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट दिस सी, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया है, सी वाला सेम ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो अब सी के कारण मेरे पास क्या होगा, अब जो सी है, ठीक है ना, जो कपलिंग कैपेसिटर है सी, इसका जो रिएक्टेंस होगा उसको क्या लिखोगे, एक्स सी लिखोगे ना, तो वो यहाँ पे ये लिखा हुआ ड्यू टू एक्स सी क्या होगा, बट ड्यू टू एक्स सी। अब क्या है, वो सेम ही सिचुएशन है, जैसे आप 20 किलो हर्ट्ज को, आप 20 हर्ट्ज को आपने क्या कर दिया, मान के चलो 21 कर दिया, तो 21 किया तो ए इंक्रीज होगा किसके कारण, इस इनपुट के कारण तो इंक्रीज होगा सी इनपुट के कारण। अब इस सी के कारण क्या होगा ये भी देखना, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, सेम सिचुएशन है, अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, हमें पता है एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f है। तो अब 20 से 20 हर्ट्ज कर दिया आपने, दैट मींस आपने फ्रीक्वेंसी कर दी इंक्रीज। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्स सी फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज, क्लियर है। तो ये देखो इस जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो देखो इसके अंदर क्या है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, देखो ये इंक्रीज होगी तो ये फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इट मींस एक्स सी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज। तो अब डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जब ये डिक्रीज हो जाएगा ना, तो डिक्रीज इतना डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे कि ये बिल्कुल इस पोर्शन को शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स कि ये जो आपका पॉइंट है दिस वन, वो इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएगा, और ये आरसी जो है आपका, ये आरसी और ये R1 दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे तो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस यहाँ का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज गेन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे पीछे किया था अभी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो डिस्कशन किया था, वो सारा डिस्कशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। दोबारा देखो क्या होगा, दोबारा मेरे पास क्या है दिस वन, जैसे ही इसकी आप फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, दिस वन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्स सी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये डिक्रीज होगा तो ये शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट मींस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ये डायरेक्टली क्या कर देगा, लिंक कर देगा, ठीक है। तो ये देखो आपके पास इट मींस शॉर्ट सर्किट बिटवीन किसके अंदर, आरसी ऑफ ट्रांजिस्टर T1 एंड बेस ऑफ ट्रांजिस्टर T2। ऊपर देखो मेरे पास ये ट्रांजिस्टर जो आपके पास आरसी है और ये उसका बेस है, दोनों को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएंगे। तो उसके कारण ये आरसी और R1 दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तो आपके पास लोड रेजिस्टेंस जो हमने अभी डिस्कशन किया था प्रीवियस, अगर आपको क्लियर होगा तो यहाँ पे भी क्लियर होगा, ठीक है ना। अगर इसके कारण इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस जो आरसी है ये वाला, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यही तो बोलते हैं ना बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये आपका ट्रांजिस्टर T1 था, ये आपका ट्रांजिस्टर T2 था। जब T2 के कारण इसका जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस था आरसी, वो क्या हो गया, वो आपके पास जैसे पहले 2 ओम था, बाद में 1 ओम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होने के को हम क्या बोलते हैं, इस T2 ने इस T1 के ऊपर लोड डाल दिया, जिसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया, तो ये तो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं डायरेक्टली, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये सीसी की जो एक्ससी है, इसका जो रिएक्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होने के कारण ये यहाँ पे डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो पॉइंट है डायरेक्टली लिंक्ड हो जाएंगे, तो इसके कारण ये आरसी और R1 दोनों पैरेलल हो जाएंगे।
पैरेलल हो जाएंगे तो इस आरसी की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो जाएगी इसका मतलब गेन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब लोडिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लोडिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो आपका गेन क्या हो जाएगा ऑफ ट्रांजिस्टर T1 वो हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ इस सी इनपुट के कारण, देखो ध्यान से दिस वन, ये आपके पास जो सी इनपुट था इसके कारण गेन हुआ इंक्रीज, जो मैंने पहले लिखा था। अब हमने किया ये जो सी है इसके कारण आपका गेन क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसके कारण हमारा रिजल्ट क्या आया लास्ट में, देखो यहाँ पे इसके कारण अपना जो गेन है दिस वन, गेन ऑफ T1 विल बी डिक्रीज, इसके कारण तो ये आया। ठीक है, तो सी इनपुट के कारण आ रहा है कि आपका जो गेन है ये वो क्या होगा, वो होगा आपके पास डिक्रीज। तो देखो क्या है अगेन, जो सी इनपुट है इसके कारण तो गेन हुआ है इंक्रीज, लेकिन जो सी है इसके कारण गेन होगा डिक्रीज। तो दोनों के कारण ओवरऑल क्या होगा, एक गेन को इंक्रीज कर रहा है दूसरा गेन को डिक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आपका गेन क्या रहेगा, इट मींस ओवरऑल आपके पास जो गेन है विल रिमेन्स कांस्टेंट। ओवरऑल आपका गेन जो होगा वो क्या रहेगा, ओवरऑल गेन आपके पास रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो सी इनपुट है वो गेन को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो सी है सॉरी सी जो है वो गेन को डिक्रीज कर रहा है, और सी इनपुट है वो गेन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे सिंपल सा है, जब आपके पास एक्स सी जो है वो डिक्रीज होगा ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने का मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसका मतलब RC और R1 पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो जाएंगे तो यहाँ का लोड रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब लोडिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आई होप सो क्लियर होगा। अब आपको इसकी टोटल जो वर्किंग है या किस वे से आपने ये जो कर्व्स है किस वे से आपने एक्सप्लेन करनी है, आई थिंक वो एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, और ये डायग्राम क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज क्या है, कौन सा रेजिस्टेंस क्या है, तो ये सारा हमने कल एक्सप्लेन किया था, तो कल वाली जो वीडियो है उसको भी अच्छे ढंग से देखो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आरसी कपल जो एम्पलीफायर है उसकी एडवांटेजेस क्या है, तो ये देखो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ in case of advantages, RC coupled amplifier has an excellent frequency response curve। ठीक है ना, आपने देखी है कि सेंटर के अंदर वो आपके पास क्या रहेगी, सेम ही रहती है, लो के अंदर वो डिक्रीज होता है गेन, हाई के अंदर भी डिक्रीज होता है, लेकिन मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर वो स्टेबल है। तो मिड फ्रीक्वेंसी के अंदर ही हमारी जो रेंज होती है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। ठीक है, दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसीलिए ये जो स्पीच वगैरह है या म्यूजिक वगैरह है इसको एम्पलीफाई करने के लिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर आपका क्या है, बेस्ट है, बिकॉज ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आपको कांस्टेंट गेन देगा, वहां पे गेन वगैरह डिक्रीज नहीं होता, तो ये इसकी फर्स्ट बेनिफिट हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड वन क्या है, बिकॉज इसके अंदर हमने क्या यूज कर रखा है, रजिस्टर यूज हुए हैं या कैपेसिटर यूज हुए हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल चीप होते हैं, इतने कोई कॉस्टली नहीं होते, तो ये बिल्कुल चीप होते हैं, तो इट मींस आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसकी भी कॉस्ट क्या आएगी, लो कॉस्ट होगी, तो इट मींस इट हैज लोअर कॉस्ट। ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एम्पलीफायर्स। ठीक है ना, अलग जो दूसरे एम्पलीफायर्स होते हैं उनके अलावा इसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर यूज कर रखे हैं, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और दूसरा क्या है, एज वी नो दैट कि जो रजिस्टर होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं ये इनका साइज बिल्कुल स्मॉल होता है, तो अगर इनका साइज स्मॉल होगा तो इनको कंबाइन करके जो आप आरसी कपल्ड बनाओगे वो भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। इसलिए ये जो सर्किट होता है दिस सर्किट दैट इज वेरी कॉम्पैक्ट। ठीक है ना, तो ये आपके पास इतनी आप कह सकते हो, यू कैन से दैट कि इतनी स्पेस कवर नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और आपको ग्रेटर एम्पलीफिकेशन देगा। ठीक है, एज एम्पलीफायर एक्ट करेगा, तो आप क्या है, स्मॉल से स्मॉल किसी अगर आप सर्किट में इसको लगाना चाहते हो तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हो, बिकॉज ये बिल्कुल क्या होगा, एक तो लो कॉस्ट है, एक इसकी साइज बिल्कुल स्मॉल है, बिकॉज रजिस्टर और कैपेसिटर यूज कर रखे हैं,
एक तो उनका वैसे उनका जो आपके पास चीप होते हैं, इसलिए वो आपके पास जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होगा उसका गेन क्या होगा, ठीक है ना। एक तो वो चीप होते हैं तो इसलिए उसका वो आपके पास लो कॉस्ट होगी, और एक वो साइज कम आपके पास कवर करेंगे इसलिए वो कम्पैक्ट क्या होगा, सर्किट इज वेरी कम्पैक्ट इन द साइज, ठीक है। तो वो आपके पास कम्पैक्ट साइज का सर्किट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एडवांटेजेस हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कवर मिड फ्रीक्वेंसी की होती है, तो इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में उसको यूज करते हैं। आप स्पीच म्यूजिक वगैरह एम्पलीफाई कर सकते हो। एक इसकी कॉस्ट कम होती है, एक ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए आप किसी भी सर्किट के अंदर इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट वन है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बच्चे, जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है ना, इसकी जो वोल्टेज और पावर गेन है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब कम होने का रीजन क्या है बच्चे, बिकॉज वी नो दैट कि इसके अंदर जो लोडिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर दो ट्रांजिस्टर हैं, ये आपका T1 है, ठीक है, ये आपके पास T2 है, तो इस T2 के कारण इसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट आएगा, जिसके कारण इसका जो गेन है वो क्या हो जाएगा, इसका जो A है वो हो जाएगा डिक्रीज। तो इसके कारण ओवरऑल जो आपके पास वोल्टेज और पावर गेन है वो थोड़ा सा क्या आएगा, डिक्रीज होके आएगा। बट फिर भी इतना तो है कि आप इसको इसकी एडवांटेज कह सकते हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपके पास जो गेन है वो थोड़ा सा कम आता है एज कम्पेयर टू दूसरे जो एम्पलीफायर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या है कि ये जो आपके पास पर्टिकुलर एम्पलीफायर है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये नॉइजी हो जाता है विद द एज, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे क्लाइमेट के अंदर यूज कर रहे हो, यहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह है, तो ये नॉइज करनी शुरू कर देगा, और इस नॉइज के कारण आपका जो सिग्नल के अंदर एम्पलीफिकेशन है उसमें अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज वगैरह भी चली जाएंगी। तो ये इसकी एक क्या है, डिसएडवांटेज आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन, दैट इज इसकी जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो क्या होती है, दैट इज पुअर होती है, इम्पीडेंस मैचिंग इज पुअर। अब ये पुअर क्यों होती है, हमने देख रखा है कि इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो हमने देखा है कि ये जो आउटपुट जो इम्पीडेंस होता है आरसी कपल्ड का, वो आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। हमने यही देखा ना, आउटपुट इम्पीडेंस स्टार्टिंग में ही किया था आरसी कपल्ड के अंदर कि जो इसका आउटपुट इम्पीडेंस होता है दैट इज द, यहाँ पे लिख लेने दो मुझे, जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस होता है, आउटपुट इम्पीडेंस वो ग्रेटर देन होता है इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसके कारण ये मैचिंग जब करते हैं हम इम्पीडेंस मैचिंग, तो ये इतनी बेटर मैचिंग नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि ये हायर आउटपुट के अंदर इम्पीडेंस हाई है तो हाई इम्पीडेंस की तरफ जाएगा ये, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जो मैचिंग आएगी वो आपके पास क्या आएगी, पुअर मैचिंग आएगी, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर क्या है, ये इम्पीडेंस आउटपुट का ज्यादा होने के कारण आउटपुट में जो पावर है वो कम जाएगी, ठीक है, तो उसके कारण इम्पीडेंस जो मैचिंग है वो पुअर होगी। तो आई होप सो ये चीज आपके पास क्लियर होगी, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को वो डिटेल से नहीं पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है, जस्ट आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कुछ याद होनी चाहिए। तो ये है, आई थिंक क्लियर होगा सभी को। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, और डेफिनेटली आपको एग्जाम में वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट लगभग कंप्लीट है, दैट इज 99% कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो है आपकी इस बुक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, वो हम सारे कल डिस्कस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ठीक है, ये इसको अच्छे ढंग से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, इसको अच्छे ढंग से लिखो, राइट करके देखो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।